माँ पापा, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। सौरभ ने कहा। क्या हुआ, क्या बात करनी है? माँ पूनम जी ने आश्चर्य से पूछा। मेरे साथ मेरे कॉलेज में एक लड़की रिया पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सौरभ ने कहा। तूने इतनी बड़ी बात हमसे आज तक छुपा कर रखी? पूनम जी ने गुस्से में कहा। माँ, बात ऐसी है कि रिया अलग कास्ट की है। अब तक मैं आप लोगों को बताने से डर रहा था, पर अब जब रिया के घर वाले उसकी शादी की बात कहीं और चला रहे हैं, तब मुझे आप लोगों को सच्चाई बतानी पड़ी। माँ पापा, रिया बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर है, हमारे स्तर की भी है। आप लोग एक बार रिया और उसके परिवार से मिल लीजिए। शादी तो मैं रिया से ही करूंगा। आप लोगों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाए तो बेहतर होगा। अब माँ बाप के पास कहने सुनने को कुछ बाकी ना था। ठीक है, लड़की वालों को खबर कर देना कि हम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। सौरभ के पिता अविनाश जी बोले। अगले दिन घर के सब सदस्य, सौरभ, उसके माता पिता, भाई विशाल, भाभी आरोही जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे अरे बहू, तुम क्यों तैयार हो गई? सबको जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहो बच्चे के साथ और रात का खाना बनाकर रखना। क्या पता लड़की वाले खाना खिलाकर भेजेंगे या नहीं। पूनम जी ने अपनी बड़ी बहू आरोही से कहा। ये आज की बात नहीं है, आरोही के साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। आरोही गरीब घर की बेटी थी। उसके माता पिता कोई खास दहेज नहीं दे पाए। इसी कारण उसे अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने पति तक से सुनना पड़ता। कहने को तो सास ससुर अपने आप को आधुनिक कहते, पर सोच से अभी भी पिछड़े हुए ही थे। पूनम जी की लालसा हमेशा से सुंदर व पैसे वाले घर की लड़की को बहू बनाने की थी, पर उन्हें अपने बड़े बेटे विशाल के लिए उनके स्तर का रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा था जो उनकी कसौटी पर खड़ा उतरे। भाग्य से आरोही का रिश्ता किसी रिश्तेदार ने सुझाया। आरोही के पिता स्कूल टीचर थे, दहेज लेने देने के सख्त खिलाफ थे। पूनम जी और अविनाश जी ने उनके सामने साफ तौर से दहेज की बात नहीं रखी थी, पर मन से चाहते थे कि दहेज मिले। पर उसूलों के पक्के आरोही के पापा ने दहेज दिया नहीं, लेकिन शादी में रीति रिवाजों अनुसार जो देना होता है वो जरूर दिया। पूनम जी का स्वभाव बहुत तेज था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें आरोही हमेशा काम करती हुई ही अच्छी लगती थी। जैसे बहू ना हुई, कोई बंधुआ मजदूर हो गई, उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता। वो बहू के लिए एक के बाद एक काम निकालती ही जाती। अगर आरोही कह भी देती कि आज काम कुछ ज्यादा हो गया, वो थक गई है, तो पूनम जी उसको सुनाने लगती। तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए हैं। और आरोही का पति विशाल सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा का पालन करते हुए अपनी पत्नी का साथ नहीं देता। उसे लगता कि लोग कहेंगे कि बीवी के आते ही वो माँ बाप के खिलाफ बोलने लगा, वो जोरू का गुलाम बन गया है। पूनम जी हमेशा सबसे कहती कि छोटी बहू हमारे स्तर की होनी चाहिए। लड़की वाले ऐसे ना हो जो बड़ी बहू की तरह अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दे। लड़की वाले इतनी औकात रखते हो कि अपनी बेटी को अच्छे दान दहेज के साथ विदा कर सके। बड़ी बहू के मायके वाले तो जरा भी व्यावहारिक नहीं निकले। हमने सामने से दहेज मांगा नहीं तो उन्होंने दिया भी नहीं। सब लड़की देखने रिया के घर जाते हैं। घर देखकर ही लग रहा था कि यहाँ से मोटा दहेज मिलेगा। रिया देखने सुनने में भी अच्छी थी। परिवार में माता पिता, बेटी रिया और उसका एक भाई ही था। बहन जी, हम आपके समाज के तो नहीं हैं, पर शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। रिया हमारी इकलौती बेटी जो है, हम तो चाहते हैं दोनों बच्चे बस खुश रहें। लड़की के पिता ने पूनम जी से कहा। रिश्ता पक्का हो गया और जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया गया। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके दहेज का भी। दहेज में कार, बड़ा टीवी, फर्नीचर, गहने, कपड़े सब देखकर तो सास ससुर के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बड़े गर्व से वे सारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बताते कि हमारी छोटी बहू तो दहेज में कार लाई है, कार। शादी के दूसरे ही दिन छोटे बेटा बहू हनीमून पर घूमने निकल गए। पीछे रह गई आरोही सास के ताने सुनने को। छोटी बहू का दहेज देखकर तो अब पूनम जी ज्यादा ही ताने देने लगी अपनी बड़ी बहू आरोही को। वो बात बात पर उसके काम में जानबूझकर कमियां निकालने लगी। 10 दिन घूमकर रिया और सौरभ घर वापस आ जाते हैं। सौरभ एक कंपनी में जॉब करता था। सास ससुर रिया पर कोई रोक टोक नहीं लगाते। जब भी रिया और सौरभ कहीं घूमने जाते तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं डालते। खाना बनाने का काम अभी भी पूरी तरह से आरोही के जिम्मे था।
सौरभ का टिफिन तक रिया नहीं बनाती, क्योंकि उसके सोकर उठने से पहले ही सौरभ के ऑफिस जाने का वक्त हो जाता। भाभी, मेरा टिफिन, सौरभ ने कहा। भैया, अब रिया को भी मेरी मदद के लिए रसोई में आ जाना चाहिए। शादी को 1 महीना हो गया है, वो भी तो घर गृहस्थी संभालना सीखे, आरोही ने धीरे से कहा। आरोही, तुम छोटी बहू से जलती हो इसलिए ऐसा कह रही हो। घर में एक सदस्य बढ़ जाने से तुम्हें घर के काम बोझ लगने लगे हैं। अभी अभी तो बहू बनकर आई है वो, घूमने फिरने खाने पीने के दिन है उसके। पूनम जी ने रिया का पक्ष लेते हुए कहा। रिया के लिए परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी ही था। रिया सुबह 9 बजे उठती, जेठानी से चाय नाश्ते की डिमांड करती। बात का पतंगड़ ना बन जाए ये सोचकर आरोही चुपचाप पहले की तरह ही काम करती रहती। पर अब उसके ऊपर रिया की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। अब एक जेठानी अपनी देवरानी से इतनी तो उम्मीद कर ही सकती है कि वो घर के कामों में उसकी थोड़ी मदद कर दे। पर यहाँ मदद तो दूर, काम और बढ़ गए थे आरोही के। कुछ दिनों बाद आरोही के चाचा जी की बेटी की शादी थी। कार्यक्रम 2-3 घंटे की दूरी पर था। आरोही और उसके पति विशाल को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था। मम्मी जी, हमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह जल्दी निकलना होगा, तो आप और रिया मिलकर दोपहर के खाने का देख लीजिएगा। शाम के खाने से पहले हम लौट ही आएंगे, आरोही ने कहा। कल मुझे भी मेरे मायके जाना है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें देखने जाना है। काम से बचने के लिए रिया ने तुरंत बीच में ही कहा। अरे, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कब खराब हो गई? तुमने हमें बताया भी नहीं। तुम मम्मी जी के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी करवाने के बाद चली जाना, आरोही ने कहा। इसी बात को लेकर देवरानी जेठानी में तू मैं हो गई। अरे, क्या मैं ही घर की सुख शांति बनाए रखने की जिम्मेदार हूँ? क्या एक टाइम का खाना दोनों सास बहू मिलकर नहीं बना सकते? हर बार मुझे ही क्यों समझौता करना पड़ता है? अब इतनी सुबह मैं खुद तैयार हूँ या बच्ची को तैयार करूँ या सबका खाना बनाकर जाऊं? आरोही बोली। पर पति के कहने पर आरोही को ही सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाकर जाना पड़ा। ऐसी कई बातें घर में होने लगी, जिससे घर में तनावपूर्ण स्थिति बनने लगी। पर अब भी हर बार पूनम जी रिया की ही तरफदारी करती। धीरे धीरे आरोही का पति भी इस भेदभाव को समझने लगा था। एक बार 2 दिनों से आरोही की बेटी पलक को बुखार आ रहा था। आरोही ने उसे बुखार की दवाई भी दी, पर तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। जब तक दवाई का असर रहता, पलक कुछ ठीक रहती, फिर उसकी तबीयत वापस खराब हो जाती। अरे आरोही, चाय का समय हो गया है, चाय चढ़ा दो, फिर मुझे और रिया को करवा चौथ की शॉपिंग पर जाना है, पूनम जी ने कहा। वो मम्मी जी, पलक को बुखार है, मुझे जरा भी नहीं छोड़ रही है। शायद निमोनिया हो गया है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रिया से कहकर चाय बनवा लीजिए ना, या आप लोग बच्चे को संभालने आज रुक जाइए, आरोही ने कहा। रिया तैयार हो रही है। अरे, बच्चे को हारी बीमारी तो लगी ही रहती है। छोटी छोटी बात पर बच्चे को पकड़कर नहीं बैठते। जा, चुपचाप चाय बना, रोने दे थोड़ी देर ताकि हाथ पैर चले, मर नहीं जाएगी तेरी बच्ची, पूनम जी ने कठोरता से कहा। अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आरोही सन्न रह गई। इस बार बात ज्यादा बढ़ गई। आरोही ने कहा, मम्मी जी, अब आपके साथ आपके छोटे बेटा बहू ही रहेंगे। मुफ्त की रोटी खाने वाली मैं अब आप लोगों के लिए रोटियां नहीं बनाऊंगी। हम पास ही किराए के घर में रह लेंगे। कम से कम आप लोग भी शांतिपूर्वक रहेंगे और हम लोग भी। इस बार आरोही के पति विशाल ने भी उसका साथ दिया। पूनम जी ने बड़े बेटा बहू को जाने से एक बार भी नहीं रोका। वो तो अमीर घर की छोटी बहू के अभिमान में थी। पर आरोही के जाते ही पूनम जी के होश ठिकाने आ गए। सौरभ, मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, आप मम्मी जी से कहकर टिफिन बनवा लीजिए, रिया ने अगले ही दिन सौरभ से कहा। माँ, मेरा टिफिन, सौरभ बोला। बेटा, मैं आज तो बना देती हूँ, पर बहू के होते हुए रोज रोज मैं टिफिन क्यों बनाऊं? पूनम जी ने कहा। अब दोनों सास बहू में भी काम को लेकर तकरार होने लगी। जल्द ही घर में खाना बनाने के लिए कुक की व्यवस्था भी हो गई। रिया से सास ससुर के साथ रहते नहीं बनता, ना ही उनकी सेवा होती। वो सौरभ से रसोई अलग करने की जिद करने लगी, पर सौरभ उसे हर बार समझाता। पूनम जी रिया से वही उम्मीद करने लगी जो आरोही से करती थी। रिया, तुम्हारे पापा जी फल लेकर आए हैं, तुम जरा जूस बना दो, पूनम जी बोली। मम्मी जी, ऐसे ही फल खा लीजिए ना, जूस बनाने में बहुत झंझट है, रिया बोली। अब इसी तरह बात बात पर सास बहू की बहस हो जाती। पूनम जी रिया से जरा कुछ कहती तो सौरभ तुरंत कहता, माँ, मैं भैया नहीं हूं,
जिसके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करती रहें और वो चुपचाप सुनते रहें। सौरभ, मैं तुम्हारे माँ बाप के नखरे सहन नहीं कर सकती। मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए। मैं ऐसे रसोई में घंटों बर्बाद नहीं कर सकती। 2 टाइम के खाने के अलावा भी इन्हें तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेना होता है। कभी कहते हैं मीठा बना दो, कभी कहते हैं भजिया बना दो, कभी कहते हैं जूस बना दो, कभी कहते हैं लस्सी बना दो। हर बात में टोका टाकी। ससुर जी के सामने ऐसे कपड़े मत पहनो। हर वक्त फोन पर लगी रहती हो। सुबह जल्दी उठा करो। ना जाने कितनी पाबंदियां। घुटन होती है मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ। लेकिन रिया, हम साथ रहेंगे तभी तो ये पूरा घर भविष्य में हमारे नाम हो पाएगा। इस घर से चले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पीछे से कहीं बड़े भैया भाभी ना आ जाए। सौरभ ने रिया को समझाया। ठीक है, लेकिन इस घर के 2 हिस्से करवा दो ताकि मैं अपनी मर्जी का जीवन जी सकूं, रिया ने कहा। सौरभ ने अपने माँ पापा से अलग रसोई करने की बात कही। बेटा, ये घर पूरी तरह से मेरा और तुम्हारी माँ का है। हमने पाई पाई जोड़कर इसे खड़ा किया है। मैं अपने जीते जी इस घर के हिस्से नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो अपने दम पर बसाओ, पिता अविनाश जी ने स्पष्ट रूप से कहा। छोटे बेटा बहू भी चले गए और साथ में दहेज का सारा सामान भी। अब घर में पूनम जी और अविनाश जी अकेले रह गए। अलग होने के बाद रिया ने सास ससुर के साथ किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखा, पर आरोही दूर रहकर भी अभी भी जितना हो सके अपने फर्ज निभा रही थी। करनी का फल जीते जी ही मिल जाता है। ये बात पूनम जी अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इसलिए वो भी अपनी बड़ी बहू को ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। दोस्तों, दहेज को महत्व ना दें, बल्कि लड़की के गुणों व संस्कारों को प्राथमिकता दें, तभी घर में सुख शांति रह सकती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।